नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 महाराष्ट्र। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और राहुल गांधी ने और जैन जी ने ये साबित कर दिया। मोदी शाह भागवत की कपकपी चढ़ गई। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने रोज जोरदार बातचीत की है। चलते हैं सीधा उनके पास। 4 न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन। रात के 2:45 बज रहे हैं सिडनी में। ठंड है, 2 डिग्री का तापमान। लेकिन 3 दिनों से आपका समय नहीं मिल रहा था, तो मैंने आज सुष्मिता से कहा कि आज चाहे पूरी रात हो जाए, दर्शक कह रहे हैं कि केपी मलिक जी कहाँ चले गए, तो मैं इंतजार करूंगा। मेरे एक मित्र हैं मिस्टर रंजीत, लखनऊ में मेरे दोस्त थे। पिछले 13 सालों से वो यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने डिनर पे बुलाया, मैं लौट के आया और 2:45 बजे मैं आपका ये शो कर रहा हूँ। देख लीजिए आप मुझे कितना परेशान करते हैं कि मैं 3 बजे भी आपको परेशान करने के लिए जगा हुआ हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपका मलिक साहब। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। और इसमें हमें कुछ जो है मामला गड़बड़ लग रहा है कि आप जो है चाणक्य के साथ मिल गए हैं, क्योंकि आजकल कुछ ऐसा चल रहा है कि यहाँ कुछ दिक्कत होगी तो लोग निकल लेंगे। आप पहले ही जाके अपना मामला आपने सिडनी में जमा लिया है। पिटाई उटाई होगी तो जो लोग यहाँ रहेंगे देश में उनकी होगी। तो हम सही तो भाई बात है, सही खतरों के बात है। किनारे हैं। देखिए अरे आप बड़ा जिस अच्छा लग रहा प्रकार है, से बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज मैं आया, मैंने ऊबर टैक्सी करी। टैक्सी में बैठा तो उसने ड्राइवर ने मेरा चेहरा पलट के देखा। बोले कि मेरे आप संजय हैं ना। मैंने चौंका। तो वो 4 PM को देखता था। मैं सोचा सिडनी में टैक्सी ड्राइवर अगर आपको ये कह रहा हो, तो मैं चौंका। फिर मैंने उससे पूछा, वीडियो बनाया कि यार तुम कैसे जानते हो। बड़ा अच्छा लगता है भाई, कई सारे लोग मिल रहे हैं यहाँ सिडनी में जो चैनल को अरे जानते हैं, आपको जानते हैं। संजय जी हमारे 31 साल पुराने दोस्त मिले और वो मुंबई में है आपके, और बड़े बड़े मतलब कलाकार हैं। वो बड़े कलाकार हैं। गजराज, अगर आपने नाम सुना हो, हाँ हाँ, गजराज राव। मेरी बात हुई थी गजराज गजराज भाई राव से। जी जो है, गजराज राव जी 95 में, आप सोचिए जब टीवी 18 की स्थापना हुई थी, तब हम लोग तो ज्यादातर करंट अफेयर और न्यूज में करते थे। हम्म, और हम्म, वो एंटरटेनमेंट के जो इनके यहाँ प्रोग्राम होते थे उसमें आते थे। वो तो हमारी उस दौरान मीटिंग बातचीत होती थी, भाग हम्म, भाग में रहते थे। तो उन्होंने मेरे को फॉलो किया मेरे ट्विटर पे और मैसेज डाला स्पेशली, और कहा भाई मैं तो आपको 4 PM पे देखता हूँ और आपका ये हूँ। फिर मैंने कहा आपको 95 याद है? बोला यार वो तो मुझे ध्यान नहीं है। मैं कहा आप तो मुझे अभी 4 PM से देख के याद कर रहे हैं, मैं तो 95 से जानता हूँ। तो आप बहुत बड़े एक्टर सोचिए हैं। कि ये माध्यम जो है, ये माध्यम ऐसा नहीं है कि आपको ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक ड्राइवर ये कह रहा है संजय जी मैं देखता हूँ। कितने तमाम लोग हैं जो देश में दुनिया में देख रहे हैं। और कई सारे लोग तो वहां से संपर्क कर रहे हैं हमें, अमेरिका से, जो लगातार फॉलोअर हैं, जो लगातार दर्शक हैं, सुझाव भी देते हैं और चीजें भी बताते हैं। और ऐसे-ऐसे सुझाव देते हैं जो देश में रहने वाला व्यक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ तो डर भय का माहौल चल रहा है, वहाँ तो कोई डर है नहीं अमेरिका में। तो वहाँ से सही सुझाव बात। आते हैं और वो देखते हैं। जी। बहुत ही अच्छा लगता है कि इस तरह दूर देश में लोग मिलते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। शुरुआत करता हूँ बातचीत की। अमित शाह जी पिछले 15 दिनों से गायब हो गए हैं पार्लियामेंट के अंदर। संसदीय कार्य मंत्री कह रहा है कि चश्मा लगा के देखो मेरे जैसा। वो रोज आते तो हैं पार्लियामेंट में, मतलब अपने दफ्तर में तो आते हैं। अब यहाँ पे संसद में बैठ के कोई इंसान बेवकूफ़ी की बातें करे बकौल उनके, मतलब उनके ख्यालों में, तो वो क्यों आएंगे। तो हमारे संसदीय कार्य मंत्री को ये नहीं पता कि अपने दफ्तर में बैठ जाना और पार्लियामेंट के अंदर बहस में आने का मतलब क्या होता है। लेकिन मैं कहूँगा केपी मलिक साहब, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। किरण रिज्जू दो बार शायद राहुल गांधी के हाथ पैर जोड़ते रहे, घंटे घंटे भर बैठ के कि साहब मान जाइए। लेकिन राहुल गांधी ने भी टके से जवाब दे दिया कि पहले चंदा चोरी और अमित शाह से पूछेंगे हम हाउस में लाठी चलाई किसने, इतनी हिम्मत किसकी पड़ी, पैलेट गन किसने चलाया। अमित शाह के लिए शॉकिंग था, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष भी समझ गए कि बिना अमित शाह के बुलाए काम चलेगा नहीं। उन्होंने किरण रिज्जू साहब से कहा बुलाइए, और सुना है कि अमित शाह की लोकसभा अध्यक्ष से बात हुई। अब जिले लाही लोकसभा में आने को शायद तैयार हो गए हैं। किरण रिज्जू कहा कि जानते नहीं अमित शाह को, उनके नाम से आतंकवादी कांप जाते हैं, जब आएंगे तो बड़ा जम के बोलेंगे। लेकिन पहली बार अमित शाह डरे हैं, पहली बार मोहन भागवत डरे हैं। कह रहे हैं जैन जी तो बड़े अच्छे हैं, हमसे भी काबिल हैं।
वो तो है ही है मोहन भागवत जी, आपसे ज़्यादा काबिल हैं, प्रधानमंत्री जी से ज़्यादा काबिल हैं। तभी इन्होंने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेके दिखा दिया। ये जैन जी हैं जो अब आपकी भी बैंड बजाने वाले हैं बहुत जल्दी। अमित शाह जी भाग खड़े हुए हैं इन जैन जी पे लाठी और गोली चलवाने के बाद। पुलिस ने चलाई तब भी जिम्मेदारी उन्हीं की है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चलवाने के बाद। मलिक साहब राहुल गांधी की इलाहाबाद यात्रा पर रोक लगाई और फिर रोक हटाई। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। राहुल गांधी ने हमारे भाषा में बड़ी खराब भाषा है वो, भुस भर दिया। तो इस सरकार में जैन जी ने और राहुल गांधी ने भुस भर दिया सरकार का। जो उन्हें गलतफहमी थी, तानाशाह को गलतफहमी होती है कि लोग बोलेंगे नहीं, लोग डरेंगे जेलों से, लाठी से, गोली से। तो नौजवानों ने सीना तान के खड़ा कर दिया कि तुम्हारी गोली कम पड़ जाएगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। और जो आज़ादी के आंदोलन का दौर था वो इन नौजवानों ने दिखा दिया। सलाम इस नौजवानों की ताकत को, और सलाम मोदी जी के और भागवत के डर को। डर अच्छा लगता है, गला आपका भी सूखता है। आपका क्या मानना है मलिक साहब? चाणक्य जी की चाणक्य नीति गायब हो गई? संजय जी, गला तो हमारा भी सूखता है, लेकिन हमने थोड़ा पानी पी लिया, उस तर हो गया, अपना तर रहता है। संजय जी देखिए, आपको ये देखना होगा कि हमारे जो 56 इंच की छाती वाले महामानव थे, वो तो कई बार गायब सदन से रह चुके हैं, वो तो कई बार डर गए हैं। वो बिना प्रोटोकॉल के, बिना किसी प्रोग्राम के पाकिस्तान जैसी जगह पे जा सकते हैं, लेकिन उनको सदन में जाते हुए डर लग रहा है। ये पहली बार हुआ है कि जो हमारे चाणक्य थे, जिनसे देश के आतंकवादी, कश्मीर के आतंकवादी, बॉर्डर पे इस तरह के लोग घुसपैठिए जो थर-थर काँपते थे, जिसके नाम से वो काँप रहा है, हाउस के नाम पे थर-थर काँप रहा है, हमारे युवाओं के नाम पे, जंतर-मंतर के नाम पे, जैन जी के नाम पे थर-थर काँप रहा है, और कहाँ गायब है पता नहीं लग रहा है। और बेशर्मी देखिए इनके मंत्रियों की। आप आज जो है कुल मिला के, घुमा फिरा के, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सत्ताधारी पार्टी है, उसके एकमात्र जो है कद्दावर, विद्वान और भारी भरकम नेता भारतीय जनता पार्टी के, जिनके भरोसे छोड़ दी गई है पार्लियामेंट, किरण रिजिजू है। अरे भाई, किरण रिजिजू की भी तो एक लिमिट है। वो कितना संभालेंगे? वो कितना झेलेंगे? वो कहाँ-कहाँ जवाब देंगे? अब उनके मुँह से भी अल-बल निकलने लगा है संजय जी। आप ये देखिए कि कोई औसत बुद्धि का व्यक्ति भी इस बात पे हँसेगा उनके सुन के, अरे वो तो रोज पार्लियामेंट में आ रहे हैं। मतलब क्या पार्लियामेंट का मतलब क्या? जो संसद का प्रांगण है, वो अपने कमरे में बैठते हैं जाके। पार्लियामेंट का मतलब तो हम सदन से समझते हैं, राज्यसभा का पटल है, लोकसभा का पटल है। वहां पे आप बयान देते हैं, तब तो मानते हैं पार्लियामेंट में गए हैं। पार्लियामेंट में तो माली भी आता है, पार्लियामेंट में तो चपरासी भी आते हैं, पार्लियामेंट में तो तमाम वहां पे जो पास चेक करने वाले लोग हैं, सिक्योरिटी वाले, वो भी आते हैं। तो उनको तो कोई नहीं पूछ रहा, उनको तो कोई जानता नहीं है। आप देश के गृह मंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको जवाब देने हैं। आप छुप रहे हो जवाब से, और आपका बचाव उस प्रकार से हो रहा है कि आते तो हैं वो। तो ये तो इनके मंत्रियों का ज्ञान है। आप ये बताइए कि पार्लियामेंट में आपने मजाक बना रखा है दोनों ने मिलके कि अभी मंगल मिलन चल रहा है, होली मिलन शुरू कर दीजिए। अभी बैसाखी आ रही, बैसाखी शुरू कर दीजिए। अभी कावड़ चल रही, वहां शिवलिंग लगा दीजिए और वहीं कावड़ चढ़वाना शुरू कर दीजिए। बाकी काम तो आप कर ही रहे हैं ना। जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में काम होना चाहिए, वो आप संसद भवन के कमरे में बैठ के कर रहे हैं। तमाम मुख्यमंत्रियों से मिल, पिछले दिनों जितने मुख्यमंत्री आए हैं, सब मिलने के लिए पार्लियामेंट में आए हैं आपसे। तो आपने तो उसको अपना पार्टी का दफ्तर बना के रखा हुआ है, संसद भवन को। संसद भवन कहाँ रह गई है वो? संसद भवन में जितना पैसा रोज खर्च हो रहा है सिक्योरिटी पे, सिस्टम पे, पार्लियामेंट के भत्तों पे, तो उतना वसूल हो जाएगा। उसको क्या करिए, बड़े बड़े लोग वहां शादी ब्याह सम्मेलन करेंगे, उसको किराए पे लगा दीजिए। खाली तो पड़ी है, एसी भी चल रहा, सेंट्रल एसी है, इतनी बड़ी पार्किंग है। जिस प्रकार से लोकतंत्र का मजाक बन रहा है, दुनिया में हमारा मजाक बन रहा है। अगर कोई बाहर पूछे कि पार्लियामेंट से आपके प्रधानमंत्री भी गायब हैं और गृह मंत्री भी गायब हैं, और उसके बावजूद पार्लियामेंट चल रही है, बिल धड़ाधड़ पास हो रहे हैं और विपक्ष चिल्ला रहा है, क्या मजाक हो रहा है देश में? और लोगों को कुछ पता ही नहीं है, लोगों को उलझा दे रहे हैं ये। और अब अवतरित हुए मोहन भागवत जी।
मोहन भागवत जी 2 महीने होने वाले हैं, जो डकैती हुई थी अयोध्या में, राम मंदिर भगवान के घर में डकैती हो गई, उस डकैती पर गायब प्रधानमंत्री गृह मंत्री तो है ही, वो भी थे मोहन भागवत जी, गायब अवतरित हुए एकाएक। और उनको चिंता जो है जैन जी की हो गई, भगवान राम की चिंता उनको अभी भी नहीं हुई। वो जैन जी की चिंता बता रहे हैं कि नहीं नहीं जैन जी वाजिब थे, वाजिब जो है वो विरोध कर रहे थे, वाजिब आंदोलन कर रहे थे, उनकी बात सुननी चाहिए थी। वकील हैं आप, आपसे कौन पूछ रहा है? आप किस हैसियत से बोल रहे हैं? आप क्या बैक ओवर दे रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी को या सरकार को? आप हैं कौन जो जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री? वो कब बोलेंगे? वो कब बताएंगे कि जैन जी ठीक कह रहे हैं? आप कौन है भाई? आप किस दायित्व से बोल रहे हैं? आपका तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, आप तो चंदा भी नहीं लेते किसी से, आप तो रसीद भी नहीं कटवाते, तो आप हैं कौन? आप अपना एनजीओ चलाइए, आप अपना काम करिए, अपनी बिल्डिंगें बनवाइए, आप चंपत राय जी से मिलिए, उनसे गुफ्तगू करिए आप। ये कौन से आप कहा जैन जी के चक्कर में पड़ गए? ये कौन थे जैन जी जो 2000 आए थे? कहां कहां से आए थे? कौन लाया था? क्या इसमें बालिकाएं भी थी क्या? क्योंकि शायद आरएसएस में तो मेरी जानकारी के मुताबिक महिलाएं प्रतिबंधित हैं। तो जो 2000 बच्चे आए थे उसमें बालक बालिका थे कि नहीं थे? या वो बालिकाएं सारी जंतर मंतर पे चली गई थी, उन्होंने प्रधानमंत्री जी की बड़ी बेइज्जती कर दी थी? प्रधानमंत्री की तो इतनी इज्जत है कि उनकी बेइज्जती तो कोई कर ही नहीं सकता, और वो तो माफ कर देते हैं आके रील बना के, रील में तो वो माफ कर देते हैं और बाकी लोगों को लगा देते हैं पीछे कि चारों तरफ से इनको प्रताड़ित करो। तो ये देश में संजय जी जो चल रहा है, और आपने जो कहा है ना कि झुकाने वाला चाहिए, इसमें अब किसी को झुकाने की जरूरत नहीं, तो खुद ही झुक चुके हैं ये तो इतने झुक गए हैं अभी कि सामने वाले को ही शर्म आने लगी है। अब राहुल गांधी को अकेले को कुछ करने की जरूरत नहीं है संजय जी, आप देखिए, और इनकी किरकिरी हर जगह हो रही है। इन्होंने, अगर आप पिछला जो राहुल गांधी का छात्रों की गूंज का कार्यक्रम देहरादून में हुआ था, तमाम शाम दाम दंड भेद किए थे, गायिकाएं और नचनियां बुलाई थी मुंबई से इन्होंने, और फ्री टिकट कर दिए थे, उसी मैदान के बराबर में बड़ा पंडाल लगाया था इन्होंने। लेकिन ये युवा जो है वो नाच देखने और हीरोइन को देखने नहीं गया, वो बारिश में राहुल गांधी का भाषण सुनने गया। राहुल गांधी कोई ऐसे नहीं है कि मेरे बहुत लोकप्रिय नेता है और मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो सवाल उठा रहे हैं युवाओं का। बहुत सारे युवाओं की पसंद नहीं होंगे राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी वाजिब सवाल उठा रहे हैं, उनके लिए सवाल उठा रहे हैं, इसलिए वो लोग सुनने गए। वही आपने वहां किया प्रयागराज में, जब पता लगा राहुल गांधी आएंगे और यहाँ पे भीड़ होगी तो प्रतिबंध लगा दीजिए। और इनको ये नहीं पता कि जिस जिस फिल्मों में प्रतिबंध लगता है उसकी गारंटी हो जाती है सुपरहिट होने की। अब हम चाह रहे हैं संजय जी आपके की फिल्म पे, संजय जी की फिल्म पे अपना रोक लग जाए और सुपर हिट हो वो। ये कह रहे हैं हम जो है भाई साहब 20-25 जिलों में लॉन्च करेंगे यूपी के। अरे हम कह रहे हैं बिहारी कहेंगे हमारे यहाँ कब लगा रहे हो संजय जी, उत्तराखंड में लगा ही नहीं रहे आप। हरियाणा वाला कहेंगे यहाँ दिख ही नहीं रही है। वो ऐसी डिमांड हो जाएगी उसकी कि ऐसा क्या है इस फिल्म में कि सरकार डरी हुई है। जब डरी हुई है तो लोग देखेंगे। और भैया जिसको आप टैक्स ये फ्री, जिसको आप ये टैक्स हुआ फ्री करते हैं, नहीं ये हुआ संजय जी, अगर आप सरकार से जुगाड़ लगा के टैक्स फ्री करवा लें और कह दे भैया फ्री देखिए या चंद पैसे में देखिए, कोई नहीं देखे उसको। मैं ये देख रहा हूँ कि बस मैंने तो अभी विधिवत अनाउंस नहीं किया था, लेकिन जब सेंसर बोर्ड ने रोक लगा दी मेरी मूवी साहिया, SAHIY, साहिया साथी को कहते हैं, और बहुत शानदार कास्ट है इसमें। रिंग शांतनु मैशुरी है जो अ, आलिया भट्ट के प्रेमी बने थे गंगूबाई में, और सैराट मूवी की राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता रिंकू राजगुरु हैं, नीरज कावी जी हैं, इश्तियाक हैं। तो मैंने तो विधिवत अनाउंस भी नहीं किया था अभी, बस सेंसर बोर्ड ने साहब रोक लगा दी। और KRK ने पता नहीं कैसे, उनको जानकारी कहाँ से मिली, उन्होंने वीडियो बना दिया। उसके बाद तो पूरे देश भर से जो मेरे पास फ़ोन आने शुरू हुए हैं, KP मलिक साहब, मैं तो कह रहा हूँ करोड़ों रुपए मैं खर्च कर देता तब भी पिक्चर को प्रचार इतना नहीं मिलता। आज की तारीख में सहिया पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गई। टाइम्स ऑफ इंडिया है, मिड डे है, आपका भास्कर है, नवभारत टाइम्स है, यानी कौन-कौन से अखबार ऐसे हैं, मिंट है, सारे अखबारों में बड़ी-बड़ी जो बॉलीवुड की वायरल बिरयानी और जितने भी मानव और जितने भी इंस्टाग्राम में हैं, उन सब पे मेरी वो खबर चल रही है कि संजय शर्मा, चैट जीपीटी में डालिए आप संजय शर्मा सहिया, तो कम से कम 50 साइटें खुल रही हैं। तो इन्होंने बैठे-बिठाए, ये सरकार कभी जब चैनल बंद करती है,
एक बार बंद किया, हम सुप्रीम कोर्ट गए, जाना पड़ा, वहाँ से खुला, एक बार बंद किया, हाई कोर्ट से जाना पड़ा। लेकिन जब बंद करती है तो 5 लाख सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। जब अंजना ओम हुँ। कश्यप ने मुझ पे जिस दिन मुकदमा किया टीचरों, खान सर के बाकी टीचरों के साथ, उस दिन एक दिन में मेरे हज़ारों लाखों सब्सक्राइबर, 50-60 हज़ार सब्सक्राइबर एक दिन में बढ़े। तो मेरे ऊपर जब ये हमला करती है सरकार तो मुझे फ़ायदा होता है। सेंसर बोर्ड अगर नहीं रोक लगाता तो मुझे लोगों को बताने में बहुत पैसा खर्च हो जाता, भाई मैंने बड़ी जान लगा के सही है मूवी बनाई है, आप देख लेना। लेकिन सेंसर बोर्ड ने कमाल कर दिया। ऐसे इन नौजवानों को अगर ये प्रदर्शन कर लेने देते तो कुछ नहीं होता। धर्मेंद्र प्रधान आज भी शिक्षा मंत्री बने होते, इतना लंबा आंदोलन नहीं चलता। लेकिन होता है, इनकी औकात क्या है? इनकी औकात ये है, हमसे बोलेंगे, हमसे इस्तीफा माँगेंगे, मारो लाठी, चलाओ गोली, बिहार में चलाओ AK-47। लेकिन ये भूल गए कि हिटलर का अंत कैसे हुआ था। कभी थोड़ा इतिहास नहीं पढ़ा इन्होंने कि किस तरह एक तब बड़े तानाशाह ने दुनिया की आत्महत्या करी थी। मैं भारत के किसी तानाशाह की तरफ इशारा नहीं कर रहा। लंबी उम्र हो, वो तानाशाही नहीं, भारत में तो के की तानाशाह तरह होते भी नहीं, वो तो जर्मनी में हाँ, होते हैं। होते भी नहीं हैं। यहाँ पे लोकतंत्र की आड़ में छुपा हुआ चेहरा तानाशाह का होता है। जी। तो मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ आराम से आपका रिटायरमेंट पीते आप मोर को दाना खिलाते रहें। लेकिन मेरा बड़ा सवाल ये है इन नौजवानों से, इन राहुल गांधी के तेवरों से। मोदी और शाह डरते ये तो समझ में आता है, डर गए भी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ, वो मोदी के अहंकार का इस्तीफा हुआ, वो शाह के घमंड का इस्तीफा हुआ। पूरी वो सरकार की सत्ता की चुनौती बन के बनाने के बाद इस्तीफा हुआ, तो सारा घमंड चूर-चूर हो गया। ये लोग डरे, समझ में आता है भाई, आज उनका इस्तीफा हुआ, कल हमारा भी इस्तीफा हो सकता है। लेकिन मोहन भागवत इतना क्यों डर गए? इसलिए कि नौजवानों ने कहा कि मनुवाद इस देश का सबसे खराब ग्रंथ है। बाबा साहब भीम साहब अम्बेडकर जिंदाबाद, जय भीम के नारे लगाए और ये सवाल पूछने लगे कि संघ का प्रमुख ब्राह्मण ही क्यों होगा? ब्राह्मणों में से कौन से सुरखाव के पर लगे हैं? तो क्या भागवत को समझ में आ गया कि अगर नौजवान ये सामाजिक बराबरी की बात करने लगे। और बड़ी बढ़िया बात यह है कि अभिजीत दलित समुदाय से आते हैं और मंच पे नारे लगाने वाला जय भीम ब्राह्मण। यानी ब्राह्मणों ने भी अपनी सीमाएं तोड़ दी और खुद कहा, मैं खुद ब्राह्मण समुदाय से आता हूँ और मैं आलोचना करता हूँ, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, इस दुनिया का सबसे घृणित, सबसे नफरत, तो सबसे दो कौड़ी का कोई ग्रंथ है तो वो मनुस्मृति है। तो मैं ब्राह्मण होके कह रहा हूँ कि जब किसी, आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी शूद्र के कान में वेद के मंत्र पड़ गए तो उसमें तेजाब डाल देना चाहिए, ऐसी कुछ कुछ बातें हैं। मैं इतने घटिया पुस्तक को कभी पढ़ना भी नहीं चाहूँगा, लेकिन मैंने जितना सुना है उसके बारे में उसमें है। तो मैं ऐसे ग्रंथ को जलाना ही पसंद करूँगा। मैं कभी नहीं ब्राह्मण होकर चाहूँगा कि किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर आप मूल्यांकन करें। ऐसा धर्म, ऐसे ग्रंथ मेरे लिए दो कौड़ी के हैं जो व्यक्तियों में बंटवारा करें। लेकिन मेरी तो औकात क्या, इतनी तो हैसियत नहीं है। लेकिन अभिजीत के मंच पे, एक दलित के मंच पे ब्राह्मण जो मैं कह रहा हूँ वो बात ब्राह्मण कह रहा है। मोहन भागवत को समझ में आ गया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ भी हार जाता है अपना, रविशंकर प्रसाद भी बूथ हार जाते हैं जहाँ पे ऊंची जाति को का बोलवाला है, कुर्मी भी वोट नहीं देते हैं। तो क्या मोहन भागवत को समझ में आ गया कि जैन जी की अगर ये मांग हो गई कि RSS का चीफ दलित तो पिछड़ा होगा, तो हिल जाएंगी चूल्हे नागपुर की भी। क्या इसी डर की वजह से मोहन भागवत का गला सूखा और उन्हें सफाई देनी पड़ी? क्या ऐसा कुछ है? वरना फिर कारण क्या है मोहन भागवत के डर का? संजय जी, कोई एक कारण नहीं है, अनेकों कारण हैं। आपको एक नई घटना अगर आप देखेंगे, ये जो उत्तर प्रदेश की महामहिमा गवर्नर हैं, वो सीधा हम्म, गोरखपुर पहुँच जाती, वहाँ से सैंपल ले रही हैं आजकल। धो दिया और इधर उनने तो योगी भाषण जी जो में। हैं, और इधर योगी जी जो हैं, योगी जी मोदी जी ने तो वो मोदी जी को पीछे छोड़ दिया उन्होंने, योगी जी ने। हजारों करोड़ और वो भी विज्ञापन। रिकॉर्ड बना दिया। अब उन्होंने रिकॉर्ड ये बनाया है कि मोदी जी ने 6,000 कुछ सौ रुपए खर्च किए हैं अपनी पब्लिसिटी में, अपने चेहरा चमकाने में। योगी जी ने 7,000 प्लस खर्च किए हैं। तो देखिए, वो मोदी जी से आगे निकल गए। और 7,000 करोड़ रुपया अगर वो इसमें लगा देते कहीं किसी सड़क वड़क बनाने में, जो कानपुर से लखनऊ हाईवे बना है वो 15 दिन नहीं चला है। वो उसको सुखाने के लिए वो पंखे लगाए गए हैं, लाके वो पंखे चल रहे हैं, बारिश पड़ रही है और पंखे वो स्पेशल जर्मनी से कहाँ से मंगाए हैं, वो सड़क सुखाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको पहले ही कहा कि दुनिया में ऐसा मजाक हमारा बना हुआ है, ऐसा मजाक बना हुआ है, कभी नहीं बना संजय जी। एक पीछे आपने जो बड़ी बात कही थी सेंसर बोर्ड की,
कि सेंसर बोर्ड को आपकी फ़िल्म कितनी जल्दी याद आ गई। अभी कहीं सुर्खियों में नहीं आई, कोई बात नहीं हुई, कोई समीक्षा नहीं लिखी गई, कहीं चली नहीं और कितनी जल्दी पता लग गया। और इस सेंसर बोर्ड को ये पता नहीं लगा कि कई सारे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म, कई सारी इस तरह की फ़िल्में आ रही हैं जिसमें नंगा नाच चल रहा है, गालियाँ चल रही हैं। ऐसे भद्दे सीन हैं जो आप परिवार के साथ नहीं देख सकते। शर्म आती है देखने में, उस पे आँखें बंद हो जाती हैं इस सेंसर बोर्ड की। और फिर कह रहे हैं कि लड़कियाँ वहाँ पे गालियाँ दे रही हैं जंतर-मंतर पे। अरे भाई जब लड़कियाँ फ़िल्में देखेंगी तो वो गाली देंगी। वो तो फ़िल्म से ही तो सीखा है उन्होंने। उनके माँ-बाप ने तो सिखाया नहीं उनको गाली देना। वो तो फ़िल्म देख के सीखा है। तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसके ज़िम्मेदार भी कहीं न कहीं मोहन भागवत और उनके गुर्गे हैं। तो ये बात रही। दूसरी बात ये देखिए कि मोहन भागवत जी जो सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं, वो संजय जी इस चीज़ को लेके डरे हुए हैं कि जो दलित और पिछड़ा जिसने 100% वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है तमाम जगह, तमाम इलेक्शन में, वो बिदक गया 2024 में और सबसे ज़्यादा बिदका अयोध्या में, बनारस में और यूपी में। बनारस के आसपास की सारी सीटें, अयोध्या के आसपास की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। क्यों हार गई? कि अमित शाह जी ने कहा है, "क्या अम्बेडकर, अम्बेडकर चिल्लाते रहते हो? अगर इतना भगवान राम चिल्ला लो, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा।" तो उद्धार हो तो गया वहाँ, राम मंदिर का भी उद्धार हो गया और अयोध्या का भी उद्धार हो गया। दोनों का करवा दिया अमित शाह जी ने। दूसरी चीज़ ये हुई कि इन्होंने कहा संविधान को बदलेंगे, 400 पार दीजिए, 400 पार दीजिए। तो संविधान और अम्बेडकर अगर ये दोनों दलित के सामने आप बोल देंगे, ये ऐसे होता है कि जैसे किसी सांड को आप लाल कपड़ा दिखा दो। तो उनको दिख गया कि भाई अगर ये माहौल रहा, तो ये तो दोनों को निपटा देंगे। ये अम्बेडकर की भी हिस्ट्री बदल देंगे और अभी जो है संविधान को तो बदलेंगे ही बदलेंगे और ये मनुस्मृति लागू हो जाएगी। तो आपकी वाली बात वही है कि फिर वही होगा कि कान में तेजाब डाल दो और झाड़ू पीछे बांध के चलो और महिलाएं जो है वो स्तन खोल के चलेंगी। ये सब लागू हो जाएगा देश में। और भैया आप तो जिसके घर में पैदा हुए हो, अगर आप पंडित जी हो, पंडित के घर में तो आपसे बड़ा विद्वान दुनिया में नहीं, ब्रह्मांड में नहीं। भले ही आपको अकल हो ना हो। और अगर कोई बहुत बड़ा इंटेलिजेंट किसी दूसरी जाति में पैदा होता है, तो वो वही मूर्ख रहेगा। ये लागू होगा, तो इससे वो लोग डरे हुए हैं। तो अब जो है चाहे वो मोहन भागवत हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कोई भी क्रांतिकारी नेता हों, ये तो मुड़ के आने वाले हैं नहीं। इन्होंने मायावती जी को कैसे कंट्रोल किया या मायावती जी की ज्ञान चक्षु नहीं खुल रहे हैं या कोई आकाशवाणी उनको चल रही है या हो सकता है अम्बेडकर जी ने उनके सपने में आकर उनको कह दिया हो कि उसके भतीजे के ससुर को निकाल दो, फिर ले आओ, फिर भतीजे को निकाल दो। जैसे ही माहौल गर्म हो, भतीजे ने कुछ अच्छा बोलना शुरू किया, कुछ रैली-वैली में उसका मामला बढ़ना शुरू किया, तुरंत उस पे ब्रेक लगा दिए। तो इनका विश्वास ये भी हो गया भैया इसके भरोसे काम चलेगा। तो वहाँ नए युवा पैदा हो गए हैं जिनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद और उन्होंने पहले कहा भैया हम तो रावण हैं, आओ आओ कौन आता है हम रावण के तरीके से भी निपटना जानते हैं, हमारे पास साम दाम दंड भेद हमारे पास भी है। तो अब ये सबसे ज़्यादा उससे घबराए हुए हैं। आज एक बड़ा प्रोग्राम करके अम्बेडकर वहाँ पे उसमें लखनऊ में उन्होंने अपना जता दिया है कि अब हम कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दूसरा मैंने पिछले कार्यक्रम में आपके बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नरोत्तम मिश्रा बहुत भारी भरकम नेता और वहाँ पे अ, आजाद समाज पार्टी का जो कैंडिडेट था विधायक का उम्मीदवार था, उसको 22,557 वोट मिले, सोचिए। आपके विधानसभा के चुनाव में 22,000 वोट का कितना मतलब होता है। भले ही कांग्रेस बम-बम करती रहे कि हम जीत गए, लेकिन उसमें आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर का बड़ा योगदान है, भारतीय जनता पार्टी को हराने। तो क्या इसी तरह के समीकरण देश के दूसरे राज्यों में बनेंगे? क्या इसी तरह के समीकरण उत्तर प्रदेश में बनने जा रहे हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद बड़े हाई लेवल पे जा रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि ये जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, अगर चंद्रशेखर भी इसमें घुस गए, तो फिर तो उलट गई नैया भारतीय जनता पार्टी की यूपी में बचा क्या फिर? और बाकी तो ये खुद ही निपटा लेंगे। भाई गवर्नर गोरखपुर जाएँगे और बाबा गोरखपुर से लखनऊ आएँगे और कुछ लोग जो है लखनऊ से वहाँ गुजरात चले जाएँगे। तो ये तो इधर लगे रहेंगे इसमें, उधर काम इनका निपट जाएगा। तो ये तो आप देखिए ना कि जब आपका समय खराब आता है, फिर वही आ गए हम लोग।
जहाँ से आप शुरू करते हैं। तो जब आपका समय खराब आ गया, तभी तो 9 साल में जो है आपकी गवर्नर पहुँची है सैंपल लेने गोरखपुर में। आज तक तो मुझे सुनाई दिया नहीं कि कोई गवर्नर जाके सैंपल भरता फिरे वहाँ गवर्नर उसमें जाके आपके गोरखपुर में। और एक कमी नहीं गिनवाई उन्होंने, हॉस्टल बता रहे हैं, खाना बता रहे हैं, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। और जब एक क्रांतिकारी मुख्यमंत्री अपने गोरखपुर को ठीक नहीं करा पा रहे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ठीक नहीं करा पा रहे, तो वो फिर हमारे मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली को क्या ठीक कराएंगे? वो बलिया को क्या ठीक कराएंगे? वो कौशाम्बी को क्या ठीक कराएंगे? वो गाजीपुर में क्या करेंगे? वो उन्नाव में क्या होगा? हमारे पाठक जी क्या करेंगे फिर? तो ये तो सबकी नैया इन्होंने डुबाने का काम कर दिया। तो ये अपना अंदर ही अंदर लगे रहेंगे। जैसे कांग्रेस में कभी गुटबाजी चलती रहती थी, वो गुटबाजी भाजपा में चलेगी और साइड से मामला निकल लेगा गठबंधन का। मुझे तो फिलहाल ये दिखाई दे रहा है संजय जी। बिल्कुल ठीक बात है और मैं तो कहता हूँ जब बुरा वक्त होता है तो ऊँट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने समय दिया, बातचीत की। ये देखिए अभी मलिक जी और कितनी जायज बात कह रहे हैं। क्या पार्लियामेंट को ठेके बढ़ा देंगे अमित शाह? 15 दिन हो गए, आते हैं बैठते हैं दफ्तर में, अंदर सदन में नहीं जाते। मोदी और शाह गायब है सदन से। पूरी दुनिया में मजाक उड़ रही है, ऑस्ट्रेलिया में भी मैं हूं, यहाँ भी चर्चा हो रही है। क्या जैन जी ने इतना डरा दिया तो आपने ऐसे कर्म क्यों किए थे? आपको पता नहीं था ये नौजवान है आपकी कैसी गत बना सकते हैं? और मैं हमेशा कहता हूँ जब बुरा वक्त होता है तो ऊँट पर बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। इनको तो कुत्ते ने काट लिया। आप क्या सोचते हैं बताइएगा ज़रूर। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।